नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के 34,863 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव किया है और ऐसा जरूरी भी है। अब हर जिले और राज्य को लेकर अलग अलग राह बनाई जा रही है, रणनीतियां बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने 3 मई के बाद यानी कि अगले एक हफ्ते के लिए ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की लिस्ट तैयार कर ली और इसी को लेकर रणनीति और ढिलाई जैसे आदेश दिए जा रहे हैं और आगे भी दिए जाएंगे, जिससे माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से जो नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है उससे थोड़ा उबरा जा सके। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से एक नई लिस्ट तैयार की है। केंद्र सरकार की नई लिस्ट के मुताबिक 319 जिलों को ग्रीन, 284 को ऑरेंज और 130 जिलों को रेड जोन में रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, सहारनपुर अभी रेड जोन में है और इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 1, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात, मध्य प्रदेश के 9 और राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं। इस सूची के हिसाब से सबसे ज्यादा 19 रेड जोन और 36 ऑरेंज जोन यूपी में, जबकि सबसे ज्यादा 30 ग्रीन जोन असम में सामने आए हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है कि सभी राज्य की सरकारों ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने प्रवासियों को लाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह आवागमन देश के लिए एक बड़ा खतरा ला सकता है या फिर एक बड़ी राहत? आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है हमारे देश में लॉकडाउन को लगे हुए। हालांकि शुरुआती दौर में तो कई लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया क्योंकि जरूरी भी था। कोरोना रूपी महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस एक बेहद अहम कदम थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, नरेगा श्रमिक हैं या फिर ऐसे लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए गए हैं, उन सबके पास में अब धीरे धीरे एक तो कमाने का और दूसरा खाने का संकट गहराता जा रहा है। और ऐसे में जैसे जैसे कोरोना का संकट कम हो रहा है या हम उसको एक बैलेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, वैसे वैसे अब सभी राज्यों ने एक दूसरों से बात करके उनके राज्यों में फंसे हुए अपने राज्य के लोगों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन इस कवायद में एक बड़ा सवाल यह है, पहला, जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, अच्छी बात है कि लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं और सही भी है कि जब भी संकट का समय आता है तो लोगों को अपना घर याद आता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि किसी को नहीं पता या इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे हैं, क्या वो कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं। क्या सभी की जांच होगी? और अगर सबकी जांच नहीं होती है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करने वाला व्यक्ति हो सकता है कोरोना संक्रमण भी अपने साथ में लेकर आए। तो इसी पर बात करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से अब राजस्थान सरकार ने ही सबसे पहले लॉकडाउन की पहल की थी और सबसे पहले राजस्थान सरकार ने ही केंद्र सरकार को इस चीज का एक उपाय सुझाया था कि किस प्रकार से हम हमारे राज्य के जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें वापस लाएं और राजस्थान में जो लोग दूसरे राज्यों के फंसे हैं उन्हें उनके राज्यों की तरफ वापस भेजा जाए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्य सरकारों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, सभी मुख्यमंत्री वहां पर बैठे थे, आला स्तर के अधिकारी बैठे थे। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार की प्लानिंग की तारीफ भी की गई थी। लेकिन जैसे कि सभी राज्य एक दूसरे के राज्यों में जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें अपने अपने राज्यों में वापस बुलाने की कवायद शुरू कर चुके हैं और
ताज़ा उदाहरण झारखंड का है। झारखंड और तेलंगाना के बीच में अभी कुछ ही देर पहले एक ट्रेन भी रवाना हो चुकी है। लेकिन रमेश जी, क्या आपको लगता है कि अच्छी बात है कि लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं वो भी वापस आ रहे हैं, और ऐसा करने से मान लीजिए राजस्थान का कोई मजदूर महाराष्ट्र में है, वहां पर ऑलरेडी कुछ काम चल रहा है, भले गवर्नमेंट का हो, सड़क का काम हो, या किसी बिल्डिंग का काम हो, या किसी भी औद्योगिक इंडस्ट्री का कुछ काम हो, वहां पे वो काम चल रहा है, वो लोग भी वापस आ रहे हैं। और हो सकता है कि वो लोग रेड जोन से वापस आ रहे हो, और राज्य सरकारें जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी का चेकअप कर पाए, वैसे कहते तो हैं और होना भी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी का चेकअप हो पाए। और मान लीजिए किसी भी वजह से अगर कोई भी एक आदमी छूट गया चेकअप होने से, तो क्या वो अपने साथ में कोरोना संक्रमण भी तो नहीं ला रहा? उमंग, सबसे बड़ी चुनौती अब उभर करके सामने आएगी। जब मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया था तो यह संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि जो ग्रीन जोन होंगे या वो इलाके देश के जो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, उन लोगों में जो है आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां को शुरू किया जाए धीरे धीरे, और कुछ सेक्टर्स को जो साथ में लेकर के और कुछ को छोड़ करके। तो उसके पीछे की भावना यही थी कि वहां पर जो है काम धंधे शुरू होंगे, लोगों को वापस रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। डेली विजेज वाले जो काम करने वाले बिहारी लोग हैं, उनको भी जो है रोजाना की जो कमाई होनी चाहिए वो भी हो जाएगी। छोटे जो दुकानदार हैं, जो सड़कों के किनारे बैठते हैं और वो अपना जो ठेला लगा करके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक आसान हो जाएगा कि उनकी जेबों में वापस पैसा आना शुरू हो जाएगा। और 1.5-2 महीने से जिस तरह का जो लॉकडाउन से आर्थिक और जो चुनौतियां और समस्याएं उन लोगों के सामने खड़ी हुई, जिनके साथ में केवल पैसा नहीं आ रहा है हाथ में, या रोजाना की जो कमाई नहीं हो रही, इसके अलावा भी कई ऐसी दिक्कतें हैं जो रोजाना की जरूरतों की जो चीजें होती है वो खरीदने के लिए भी उनकी जेब में पैसा नहीं है। खाने की तो बात दूसरी है, खाना तो तब होगा जब डेली वेजेस वालों के जेब में जो है रोजाना की जो कमाई 100-200-500 रुपए जो आता है, उससे ही वो गुजारा करते हैं। तो चुनौतियां निश्चित रूप से है, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन की जो कैटेगरीज डिवाइड की गई है, ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन, ये पूरे देश भर में कई ऐसे अभी भी जिले हैं या कोई ऐसे इलाके हैं जो वास्तव में काफी संक्रमित है। और उन क्षेत्रों में से भी, जैसे आप राजस्थान में जयपुर की बात करें, जयपुर में कुछ इलाके हैं जो संक्रमित है, उसके अलावा जो इलाके है वो गैर संक्रमित है। मतलब वहाँ पे आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां, छोटी दुकानें हैं या जो रोजमर्रा के जो काम काज से जुड़े जो काम धंधे हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है, होनी भी चाहिए। अब नरेंद्र मोदी के सामने दो तरह की चुनौतियां, एक तो है कि आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को स्मूथ कैसा लाया जाए, ताकि कि जो एक रुकावट आ गई थी, अर्थ जो चक्र को ठहर गया था, उसको एक तो गति मिल जाए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वायरस, जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड जिस तरह से वो अभी भी हो रहा है, ऐसा आप मत मानिए कि स्प्रेड नहीं हो रहा है। लगातार जो आंकड़े बढ़ते हैं, कहीं पे भी कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो नहीं है। आप रोजाना अखबारों में पढ़ रहे हैं और लगातार जो अपडेट ऐसा आई है, तो संक्रमण की संख्याओं में भी वृद्धि हो रही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो है उस पर रोक लग गई है और सब कुछ सामान्य होता जा रहा है और आप जो है उसको लिबरलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए, छूट देते हुए, ठीक है। लेकिन अब जबकि प्रवासी जो है या राजस्थान से बाहर जाने वाले जो लोग हैं या बाहर से जो राजस्थान आने वाले लोग, उनको भी जब अब आना जाना शुरू करेंगे ये विशेष ट्रेनों के माध्यम से भी, तो उनको 14 दिन के लिए जो है क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये। तो आप जहां से रवाना हुए, जैसे मान लो कोई चेन्नई से है, बेंगलोर से है, या साउथ के किसी भी, अब आप देखिए कि जो क्या कहने चाहिए अपने जालोर, सिरोही से ऐसे हर गांव, हर ढाणी के ऐसे लोग हैं जो साउथ में अपना जो काम धंधा करता है, रोजगार करता है, दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं। उन लोगों को अगर यहाँ पे अगर आप आने जाने की अगर सुविधा देता, तो एक तो वहां से उसकी नौकरी छूट जाएगी,
आप समझो इस बात को जी। कि ये वहां से वो जब ये राजस्थान आ रहा है और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेगा, तो वो घर तो नहीं जा रहा ना अपने, समझ रोहित जी, जाइए। सबसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठीक है, अच्छी बात है, जब भी किसी आदमी पर या कहीं पर भी संकट आता है तो लोगों को अपना घर, अपनी दहलीज याद आती है। अच्छी बात है कि राज्य सरकारें ये प्रयास कर रही हैं, अपने अपने लोगों को वापस बुला रही है, लेकिन जिस प्रकार से आपने भी कहा, और यही डर है सबसे बड़ा कि अगर मान लीजिए किसी एक घर में 5 जने ऑलरेडी हैं, सपोज हम जयपुर की ही बात करें या किसी भी और अन्य जगह की हम बात कर ले, एक घर में 5 जने रह रहे हैं और किस्मत से कोई भी एक व्यक्ति इस लॉकडाउन की स्थिति में एसेंशियल सर्विसेज में आता है, तो जाहिर सी बात है वो अपना काम कर रहा है, उसकी महीने की सैलरी आ रही है, लेकिन अभी उसके ऊपर उसके अलावा सिर्फ 4 जनों का भार है। लेकिन मान लीजिए उसी के घर का कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में है, जिसके पास कोई काम धंधा इस समय नहीं है, या वो किसी ऐसी कंपनी में है जिन कंपनियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने अपने कंपनियों में छटनी की है, वो उस छटनी की लिस्ट में आ गया, या कोई डेली वेजेस वाला है, उसका वहां पर काम बंद हो गया और वो वापस आ गया, तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं कमा रहा है और उसके साथ में खतरा भी है कि वो हो सकता है कोरोना संक्रमण को भी लेकर आए। ऐसे में अगर वो आदमी भी उन 5 जनों के बीच में आ जाता है तो हो सकता है कि वो अकेला भी है, हो सकता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ आए, तब उस कंडीशन में एक व्यक्ति के ऊपर 5 जनों से ज्यादा का भार आ जाएगा। प्लस अगर वो कोरोना संक्रमण लेकर आ गया तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो भी घर पर बैठ जाए, और यही स्थिति राज्यों में भी है। राज्य में ऑलरेडी इतने लोग हैं, ऑलरेडी जो संक्रमित हैं उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है, हुए भी हैं, लेकिन अब जो लोग दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं सबसे पहले तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में किया जाएगा, उनके लिए व्यवस्था की जाए, उनके लिए संसाधनों का इंतजाम किए जाए, और क्योंकि वो अपनी अपनी नौकरी छोड़कर आ रहे हैं, अपने काम धंधे छोड़कर आ रहे हैं, तो उनके गुजारे बसर का जब तक भी ये लॉकडाउन चलता है जब तक का इंतजाम किया जाए। तो जो राज्य लॉकडाउन की वजह से पहले ही आर्थिक स्थिति से एक दो हाथ कर रहे हैं, उनके ऊपर और संकट आ गया, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि राज्य सरकारें पहले इस दिशा में तमाम राज्य के लोग इस जो संकट है इसके ऊपर ये बात करते, उसके बाद ये आने जाने का सिलसिला शुरू करते? उमंग, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, ये आने वाला जो आफ्टर इफेक्ट्स की जब बात करते हो तो आफ्टर इफेक्ट्स ये आने वाले हैं, ये परिवार में होगा आपके जी। ये अभी जो गांव ढाणी में जो रहने वाले जो लोग हैं, जिनकी जो सीमित संसाधनों से इसे क्यों उनकी इनकम और सोर्स ऑफ बिल्कुल ही बंद है गाँवों में भी, तो वह व्यक्ति भी जो काम धंधे कर रहा है उसके आने पैसा नहीं आ रहा है, और ऊपर से जब ये प्रवासी जो लोग हैं वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, तो आपको 3 की जगह पे 4 जगह 5 लोगों का मैनेज करना पड़ेगा, पहली बात तो। और दूसरा, काम धंधा वो छोड़ झाड़ के आ रहे हैं अपना, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली जब लोगों से बात की थी तब उन्होंने यही कहा था कि आप जहाँ पे हो वहां पे रुक जाओ, और आपकी जो खाने पाने की जो सुविधाएं हैं वह सरकार अपने स्तर पर कर रही है, ऐसा भी नहीं कर रही है। हजारों करोड़ों रुपए जो है उनके लिए जो क्वारंटाइन सेंटर्स हो या जहाँ उनको रोग रखे हैं, और या ऐसे लोग जहाँ रुके हुए हैं अभी भी, तो उन लोगों के लिए खान पान की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, अच्छी बात है ये, और किया जा रहा है बहुत बड़ा। मैं कह रहा हूँ आजादी के बाद में 1947 की अगर वो त्रासदी को जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की हम किताबों में पढ़ते हैं, वो एक जहन में आता है। और आज की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही बनती जा रही है, जब कोरोना वायरस के कारण से जो लोग हैं एक गांव से दूसरे गांव और अपने जो है पेरेंटल हाउस से अपने घरों की तरफ जाना, अच्छी बात है, घर जाना ही चाहिए। समस्याओं के समय में घर ही सबसे पहले याद आता है, कम से कम वो वहां पे जाकर सेफ तरीके से रह तो सकता है, 2 वक्त का भोजन तो कर सकता है और अपने परिवार के साथ में रह सकता है, ये अच्छी बात है, और इसके लिए किया जाना भी चाहिए और कर भी रही है सरकार। इसीलिए जो है विशेष ट्रेनों की अब जो चुनौती सबसे बड़ी बात है कि उनमें से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति एक दूसरी जगह पे चला गया, अभी तक तो वो है कि वो संक्रमित व्यक्ति वहीं पे ही है जहाँ पे अभी रुका हुआ है, और वो क्वारंटाइन में रहे या ट्रीटमेंट लेवे तो वो ठीक हो सकता है, सेहत उसकी ठीक हो सकती है, लेकिन वह जब वहाँ वापस जा रहा है अपने घरों की तरफ, और वहां पे अगर संक्रमित व्यक्ति अगर चला गया और वो जो एक दूसरे के
जो संपर्क में आने से अगर वो स्प्रेड होती गई, ये जो वायरस का जो कीटाणु है, तो और ज्यादा जो है दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। रोजाना का ये जो अभी जो सोशल जो कम्युनिकेशन के तरीके में जो ढील दी गई, छूट दी गई थी, दिल्ली का उदाहरण हमने देखा है, बॉम्बे का उदाहरण हमने देखा है। तो ये जो एक लोगों में व्यग्रता और उग्रता की जो बात होती है, आना जाना, वो जो है इसको सरकारों के ऊपर आने वाले वक्त में और ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। इसीलिए बिल्कुल पुरोहित जी, आपने सही कहा कि आने वाले वक्त में ये एक चुनौतीपूर्ण काम जरूर रहेगा। खैर पुरोहित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से अभी आप सुन भी रहे हैं पूरी चर्चा को बहुत ध्यान से, पुरोहित जी ने भी जो सवाल उठाए और इस चर्चा में हमारा मेन इस चर्चा को रखने का जो कारण है वो यही है, क्या प्रवासियों का आवागमन एक राहत की खबर लेकर आएगा या अपने साथ में एक खतरा लेकर आएगा। और इससे पहले आपको एक आंकड़ा हम बता देते हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में जो जोन के आधार पर जो बांटा गया है उसमें 130 जिले रेड जोन में है, 284 ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो एक आदेश जो मिला है वो यही है कि आप सबसे पहले अगर आप मूव भी करवा रहे हैं एक दूसरे राज्यों से अपने अपने प्रवासियों को, तो वो सबसे पहले आप ग्रीन जोन में से मूव करवाइए। लेकिन जिस प्रकार से हर राज्य में हर जिले में लगभग ये घटनाएं हुई हैं कि लोग बाग सरकारों को, प्रशासन को धोखा देते हैं। अपने अगर मान लीजिए वो रेड जोन से निकल के वो ऑरेंज जोन में या ग्रीन जोन में चला गया या ऐसी जगह चला गया जहां पर बसें लगी हुई हैं और अगर स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं वो उनमें चला गया, तो हर राज्य सरकार खुद या फिर पुलिस प्रशासन भी अगर उन ट्रेनों में या बसों में तैनात है तो वो एक एक जने की निगरानी तो नहीं कर सकते। क्या ये प्रवासियों का आवागमन वाकई में सही कदम है या फिर इसको और ज्यादा सोच समझ के उठाना चाहिए था? उमंग, एक बहुत बड़ा खतरा है आवागमन में। जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं तो तमाम तरह का संक्रमण साथ में लेके आते हैं जी। सरकार ने उस तरह की तैयारियां की हैं कि संक्रमण ना फैले, उनको जो भी बाहर से आ रहा है उनको क्वारंटाइन कराया जाता है, उनके टेस्ट होते हैं और 14 दिन के बाद जब उनकी स्थिति ठीक होती है तो उनको आगे के लिए मूवमेंट उनका बढ़ाया जाता है। लेकिन आवागमन इसलिए जरूरी है, प्रस्थान इसलिए जरूरी है क्योंकि ये संकट के बाद एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है, जो व्यापार जगत के लिए है, उद्योग जगत के लिए है। जो एक वैक्सीन तो वो तलाशी जा रही है जो कोरोना वायरस को खत्म करेगी, लेकिन भारत सरकार को एक वैक्सीन और बनानी पड़ेगी जो व्यापार जगत की समस्याओं को खत्म करेगी। उमंग, मैं आपको बता दूं कि कल एक मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बात करी और उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा समय है कि जब पूरी दुनिया चीन में निवेश करने वाली कंपनियों का विकल्प ढूंढ रही है, तो हमें उनको मौका देना चाहिए और प्लग एंड प्ले व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। प्लग एंड प्ले की व्यवस्था का मतलब ये होता है कि देशी विदेशी कंपनियों को सरकार हर तरह की मंजूरी देगी, कंपनियों को सिर्फ प्लॉट देना पड़ेगा, माल वो यहीं तैयार करेंगे और जो इसमें समय जो है वो बहुत कम लगाना होगा। कारण ये है क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि तुरंत लोगों को रोजगार की व्यवस्था करानी पड़ेगी और ये उपयुक्त समय है जब चाइना से सबका मन ऊब चुका है और वो एक विकल्प की तलाश में है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों से बात करी और अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ भारत में निवेशकों को पसंदीदा स्थान देने की बात करी है कि उनको सारे सहयोग करिए, जो वो जिस जगह को वो चाहते हैं उनको आप जमीन दीजिए, समय के लिए समय कम दीजिए और इतना वो व्यवस्थाएं और वो इंतजाम जरूर कीजिए जो निवेशक चाहते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है जब पूरे विश्व की नजर भारत की ओर है और भारत के प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों से बोला है कि हम उन निवेशकों को सारी सुविधाएं दें जिससे रोजगार शुरू हो, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ी समस्या होने वाली है इस देश की। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा, बहुत बड़ी समस्या है ये रोजगार होने वाला है कि क्योंकि कई लोग अपने अपने रोजगार को छोड़कर या फिर उनको उनके रोजगार से हटाया गया है। ऐसे भी लोग हैं जो अब वापस आना चाहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है पराए प्रदेश में पराए राज्य में वो करे भी क्या खाली बैठे बैठे। खैर हमारे साथ में मनीष श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, हमारे विशेष संवाददाता हैं, माफ कीजिएगा प्रमुख संवाददाता है। मनीष जी, जिस प्रकार से अभी चंद्रसेन जी ने भी कहा, रमेश पुरोहित जी ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है ये प्रवासियों का आवागमन, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है?
देखिए उमंग, जिस प्रकार से भारत सरकार ने 3 जोन बनाए हैं जी। वही जोन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन में है, 36 जिले ऑरेंज जोन में है और 20 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। और 3 मई के बाद से उद्योगों और तमाम अन्य जरूरी इंतजामात जिसको सरकार खोलने पे विचार कर रही है वो इन्हीं जोन के मुताबिक तय करेगी। और अभी भी मुख्यमंत्री की बैठक चल ही रही है अफसरों के साथ और उसमें डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ा है। तो किस प्रकार से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है उस पर ही मंथन उनकी टीम 11 और मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। कुछ देर में साफ होगा किस प्रकार से वो 3 मई के बाद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि भारत में रोजगार जो है वो स्थिति, देखिए पैटर्न अब बदलने जा रहा है। लॉकडाउन के बाद लोगों की जिंदगी में तो जो बदलाव आएगा वो तो आएगा ही निश्चित तौर पर, लेकिन भारत में रोजगार का पैटर्न पूरी तरह से बदलने जा रहा है। 70% प्रवासी श्रमिक जो है वो अपने अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि लॉकडाउन खुलने और सामान्य स्थिति होने के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में काफी वक्त लगेगा। ऐसी स्थिति में शहरों और गांवों में लघु, मझोले और स्थानीय स्तर के रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है स्थानीय स्तर पे ही रोजगार बढ़ेंगे जो कंपनियां हैं। क्योंकि भारत में असंगठित जो क्षेत्र है उसमें तकरीबन 40 करोड़ लोग हैं जिनकी नौकरियों पे एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। और इसमें जो मंझोले तबके के लोग हैं वो अपने अपने शहरों, अपने अपने जिलों में और अपने अपने गांवों में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार का पैटर्न उमंग बढ़ेगा और ये जो है मतलब एक बड़ी चुनौती भी है। ये किस प्रकार से सरकार इसको दुरुस्त करेगी, क्योंकि अब लोग ये मान के चल रहे हैं कि बाजार में वो पैसा खर्चा करना भी कम करेंगे, जिससे बाजार में भी नकदीकरण का संकट बढ़ने वाला है। हालांकि इसको भी रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाया है और 50,000 करोड़ जो है बाजार में नकदीकरण का संकट दूर करने के लिए दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में रोजगार के अवसर जो है वो घटेंगे और लोग पैसा भी कम खर्च करेंगे। तो एक बड़ी समस्या बाजार उद्योग जगत पर आने वाली है और रोजगार भी निश्चित तौर पे कम होंगे। प्रधानमंत्री ने अपील जरूर की है लोगों से कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान आप अपने अपने कर्मचारियों को वेतन दें, लेकिन तमाम ऐसे फोन आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में कंट्रोल रूम्स खुले हुए हैं राज्य स्तर पर, वहां लगातार ऐसे फोन आ रहे हैं कि कहीं हमारी सैलरी नहीं दी गई है, कहीं हमारी सैलरी आधी कर ली गई है। तो ये निश्चित तौर पे बड़ी चुनौतियां हैं। और आज यूपी सरकार भी 30 लाख श्रमिकों को 1-1 हजार रुपए खाते में देने का दूसरा चरण स्टार्ट करने वाली है। तो देखना लाजमी होगा कि 3 मई के बाद किस प्रकार से सरकारें जो है अपने अपने राज्यों में इन चुनौतियों से पेश आती हैं। जी बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा। बहुत जरूरी है इस चीज को देखना भी कि जो लोग भी वापस आ रहे हैं, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या वो अपने साथ संक्रमण लेकर आए हैं या नहीं। और 14 दिन के क्वारंटाइन की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त जगह उन तमाम राज्य सरकारों के पास भी होनी चाहिए, जैसा कि वो दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पास में है, इसलिए हम हमारे सभी लोगों को वापस बुला रहे हैं। खैर, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार से इन लोगों की व्यवस्था की गई है और ये संक्रमित है या नहीं, इसका पूरा चेकअप हुआ है या नहीं, उसके बाद ही इनको इनके घर पर वापस भेजा जाए। फिलहाल आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।